स्वागत सल्यूट गाइस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। जैसा कि हमारा स्टाइल है, एकदम सिंपल फॉर्मेट में फटाफट ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बात हम सबको मालूम है कि जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पे काम करती है। लोकल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और नेशनल गवर्नमेंट होती है ना। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए नहीं, आगे एज ए सिटीजन भी, एज ए जनरल नॉलेज आपको आनी चाहिए ये सब। और अगर आगे चल के आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो वहां पे ये चैप्टर आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं, जैसे कि स्टेट लेवल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में कैसे काम करती है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए हम बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है, मिनिस्टर्स का क्या मतलब होता है, एमएलए और मिनिस्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो उन्होंने हेल्थ के अराउंड दिए। आपको याद होगा पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो हेल्थ से रिलेटेड था, तो उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया है और जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो हेल्थ से रिलेटेड दिए हैं। लेकिन आप सब इतने स्मार्ट हो, एग्जाम्पल्स तो आप खुद ही पढ़ के समझ लोगे। हम जो मेन मुद्दा है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में समझने वाला बहुत कुछ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। Who is an MLA? MLA का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये वो लोग होते हैं जिनको पीपल इलेक्ट करते हैं, मतलब जो नॉर्मल जनता है वो इलेक्ट करती है। और फिर ये लोग जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बन जाते हैं और गवर्नमेंट भी फॉर्म करते हैं। लेकिन अब मैं जानती हूँ अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करते हैं। तो टेंशन नहीं है, वही क्वेश्चंस हम आंसर करने जा रहे हैं। देखो, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, आपको मालूम है। हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। हर स्टेट को बहुत सारे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बड़ा वर्ड है मैं जानती हूँ। तो CONSTI हो गया कॉन्स्टी, TUEN ट्यून, CIES कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो हर स्टेट को हम बहुत सारे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है हिमाचल प्रदेश का, जो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है। इसका मतलब कुछ भी भारी भरकम नहीं है। हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उसको हम 68 छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और वो 68 जो हिस्से हैं वो कहलाते हैं 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप एक छोटा सा एक रीजन मान लो, ठीक है। तो अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं वो लोग एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव बनता है MLA, मतलब मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये MLA कैसे चुनेंगे, कैसे डिसाइड होगा कि किसको चुनना है? तो हमारी कंट्री में बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आपको मालूम है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक कैंडिडेट चुनती है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। और फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो जनता है, जो लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमको किसको वोट देना है। वो जिसको वोट देते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बंदा जो है वो MLA बन जाता है। तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसी A से जो MLA है वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हो और कॉन्स्टिट्यूएंसी B से जो MLA है वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हो। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं वो जिसको वोट देते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का MLA बन जाता है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है। तो फाइनली चलो हमें ये मालूम पड़ गया कि MLAs कैसे इलेक्ट होते हैं। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करें तो वहां पे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसका मतलब 68 MLAs होंगे, बराबर? समझ में आ गया? तो अब ये जो MLA बने, ये मिनिस्टर कैसे बनते हैं, चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करते हैं, अब आइए उस पे बात करते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो MLA है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी के मैक्सिमम MLA होते हैं वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती, ठीक है ना। मतलब सबको हक दिया गया था कि भाई आप सिलेक्ट करो कि आपका जो लीडर है, आपका रिप्रेजेंटेटिव कैसा होगा। तो उन्होंने अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर लिया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी ने। अब सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो MLAs हैं, उनको मिलाया जाता है और देखा जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के MLA सबसे ज्यादा हैं, कौन मेजोरिटी में है। जिन्होंने भी आधी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीती होती हैं उनको हम कहते हैं कि दैट पॉलिटिकल पार्टी इज इन मेजोरिटी। आपने सुना होगा न्यूज में अक्सर बोलते हैं इस पार्टी को मेजोरिटी मिली। इसका मतलब हाफ ऑफ द नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा जिसके MLA होते हैं वो मेजोरिटी में आती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलता है वो रूलिंग पार्टी बन जाती है और जितने भी बाकी मेंबर्स होते हैं वो ऑपोजिशन हो जाते हैं। मतलब उनको कहा जाता है ऑपोजिशन, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी नहीं है, वो ऑपोजिशन में है, ठीक है।
आई एम श्योर आपको अभी तक समझ में आने लग गया होगा, लेकिन चलो इसको हम थोड़ा और क्लियर करते हैं। हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं, 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे, ठीक है ना। तो अगर हम 2017 के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसका रिजल्ट अगर हम कंसिडर करें, तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी कहते हैं, बीजेपी के 44 एमएलए सिलेक्ट हुए थे, कांग्रेस के 21 सिलेक्ट हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी का 1 और इंडिपेंडेंट जो लोग खड़े होते हैं, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बिलोंग करते हैं, वो 2 सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो इसका टोटल हो गया 68, क्योंकि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बराबर। तो आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जो मेजोरिटी है, मतलब 50% से ज्यादा, 68 का 50% कितना हुआ, 34, ठीक है ना। तो 34 से ज्यादा जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए होंगे वो रूलिंग पार्टी हो जाएगी। यहाँ पे बीजेपी को 44 एमएलए मिले, इसका मतलब बीजेपी बन गई रूलिंग पार्टी, और जितने भी बाकी एमएलए थे वो आ गए ऑपोजिशन में, उनको ऑपोजिशन कहा जाता है। अब ऑपोजिशन में भी हम एक मेजर ऑपोजिशन बोलते हैं, जो मेजर ऑपोजिशन पार्टी होती है जिसके सेकंड नंबर के सबसे ज्यादा एमएलए होते हैं। तो आप देखोगे सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा एमएलए किसके हैं, कांग्रेस के 21, तो वो हो गई मेजर ऑपोजिशन पार्टी, बिकॉज इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज आफ्टर बीजेपी। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पूरे स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया, फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने कहा कि कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, भाई खड़े हो जाओ, ठीक है ना। मतलब आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा कर दिया। कुछ कुछ लोग जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बिलोंग करते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो जनता है उन्होंने वोट देकर अपना एक कोई एमएलए सिलेक्ट कर लिया, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव हो गया उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ठीक है। अब जब ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गए, तब देखा गया कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए हैं, उसको बना दिया गया रूलिंग पार्टी, और ऑपोजिशन भी डिसाइड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एमएलए का पूरा काम हो गया, हमने एमएलए इलेक्ट करने का पूरा काम कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने का। तो जो रूलिंग पार्टी होती है जिसके सबसे ज्यादा एमएलए होते हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। कैसे करती है, वो एमएलएज आपस में एक लीडर सिलेक्ट करते हैं। तो अब जिस पॉलिटिकल पार्टी की सबसे ज्यादा एमएलए हैं उनकी बात हो रही है, वो लोग आपस में एक लीडर सिलेक्ट करते हैं जो बनता है उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो मैक्सिमम एमएलएज किसके थे, बीजेपी के। तो उन एमएलएज ने आपस में जिस लीडर को चूज किया उनका नाम है श्री जयराम ठाकुर, जो बन गए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। फिर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अपना कैबिनेट सिलेक्ट करते हैं, मतलब वो सिलेक्ट करते हैं कि वो किस एमएलए को मिनिस्टर बनाएंगे और उसको कौन सा काम देंगे। तो इलेक्शन तक की बात तो हमने कर ली थी, इस बात को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जो रूलिंग पार्टी है उसके जो एमएलएज हैं उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि अब हमारा लीडर कौन बनेगा। वो जो लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, और फिर वो अपनी टीम सिलेक्ट करता है, क्योंकि एमएलएज तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर बनते हैं वो पूरे स्टेट के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो उनको डबल जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी काम करना पड़ता है और उनको स्टेट के लिए भी काम करना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लीडर सिलेक्ट हुए हैं उनको देखना पड़ेगा कि कौन दोनों जिम्मेदारी निभा सकता है, और फिर वो उस हिसाब से अपने कैबिनेट सिलेक्ट करते हैं, मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा काम दिया जाएगा। तो जो एमएलए सिलेक्ट हुए थे उन्हीं में से वो चुनते हैं और किसी ना किसी को मिनिस्टर बनाते हैं। जब ये इलेक्शन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली जो फॉर्मल अपॉइंटमेंट होता है स्टेट्स में वो गवर्नर करते हैं। मतलब जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, हर स्टेट के अपने गवर्नर होते हैं, और वो जो है वो चीफ मिनिस्टर को और बाकी मिनिस्टर्स को ऑफिशियली अपॉइंट करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है, और वो ये इंश्योर करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ढंग से काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए काम कर रही है कि नहीं। तो आप ये समझ लो कि एक तरह से गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो हेड ऑफ द फैमिली जैसे हो गए, जो सब ये देखते हैं कि भाई सब लोग सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अब आप मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या होगा अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी ना मिले। तो हो सकता है 50% एमएलए किसी भी पार्टी के ना सिलेक्ट हो, तब क्या करेंगे। तो ऐसे टाइम पे एक चीज होती है जिसको कहते हैं कोएलिशन। जब ऐसा होता है कि किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं कुछ जो है वो आपस में साठगांठ कर लेती हैं, मतलब वो डिसाइड कर लेती हैं कि हम साथ में काम करेंगे एक यूनाइटेड ग्रुप बन के। तो ये जो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो साथ में काम कर रही हैं इसको कहा जाता है कोएलिशन। तो ये सब साथ में काम करते हैं और फिर स्टेट को रन करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अ कोएलिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा।
इसके आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो फिर अब जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो सब इलेक्ट हो गए हैं और अब उनका काम है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसको ढंग से रन करना। सारे मिनिस्टर्स जो हैं सबका अलग अलग काम होता है, वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं और उसको कहा जाता है ऑफिस। ऑल मिनिस्टर्स हैव सेपरेट ऑफिसेज। ऑफिस का मतलब वो फिजिकल ऑफिस नहीं, ऑफिस का मतलब है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कौन सी चीज संभाल रहे हैं। तो ये तो हमने पूरे स्ट्रक्चर की बात कर ली कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है स्टेट में। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो कैसी होती है, गवर्नमेंट की वर्किंग कैसी होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।